बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू बुकफील्ड ऑनलाइन क्लासेस। लेक्चर नंबर 3 में आज हमने एक तो ये देखना है कि आरएमएस वैल्यू यानी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू वोल्टेज या करंट की क्या होती है, और नंबर 2 पे फेज़ देखेंगे कि फ़ेज़ क्या होता है और उससे रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं, उससे फार्मूला जो हैं वो आज हमने ड्राइव करने हैं इसके अंदर। तो चलते हैं लेक्चर नंबर 3 की तरफ, चैप्टर नंबर 16 अल्टरनेटिंग करंट। तो सबसे पहले आज रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, जिसे आरएमएस वैल्यू भी बोला जाता है। दूसरे लफ्ज़ों में अगर हम कहें कि ये एवरेज वैल्यू है किसी भी सर्किट के अंदर वोल्टेज की या करंट की इन केस ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। एसी के अल्टरनेटिंग करंट के केस में अगर हम किसी भी जगह पर एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं तो उसको हम नाम दे देते हैं रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। अब इसका नाम रूट मीन स्क्वायर वैल्यू क्यों रखा गया है, इसकी भी एक लॉजिक है और ये कैसे बनता है ये भी हम देखते हैं इसके अंदर। अच्छा, इससे पहले हमने जितने भी चैप्टर्स पढ़े हैं उसके अंदर हमने डायरेक्ट करंट के बारे में पढ़ा था, डीसी करंट के बारे में पढ़ा था। उसकी वैल्यू को मेजर करने के लिए हम डीसी अपरेटस यूज करते थे, जैसे डीसी एमीटर हो गया, डीसी वोल्ट मीटर हो गया। तो वो आपको उनकी एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करके दे सकते हैं, ठीक है जी। तो इसके अंदर अगर हम अल्टरनेटिंग करंट के केस में अगर हम एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करना चाहें तो उसका आंसर 0 हो जाता है, क्योंकि एक साइकिल पॉजिटिव होता है, दूसरा साइकिल नेगेटिव हो जाता है। अब सर्किट के अंदर करंट तो फ्लो कर रहा है, वोल्टेज भी जा रहे हैं, पावर भी डिलीवर हो रही है, लेकिन अगर हम मैथमेटिकली देखें तो वहां पर आपके पास जो रिजल्ट आ रहा है वो 0 आ रहा है। तो इस चीज से बचने के लिए हमने मैथमेटिकली कैलकुलेशन करने के लिए एक टर्म यूज किया जिसे नाम देते हैं रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। अच्छा जी, इसको अपने याद करने के लिए एक छोटा सा एक हिंट याद कर लेना है। सबसे पहले आपने ये इधर मैं मेंशन कर देता हूं आपको। सबसे पहले आपने इसको रिवर्स कंसीडर करना है, यानी कि पहले वैल्यू कंसीडर करनी है किसी भी वोल्टेज की सोर्स की या फिर करंट के सोर्स की, ठीक है जी। तो सबसे पहले आपके पास वैल्यूज होनी चाहिए 2। उसके बाद आपने उन दोनों वैल्यूज को स्क्वायर कर लेना है। स्क्वायर करने के बाद उनका मीन ले लेना है, और मीन लेने के बाद उनका फिर रूट कंसीडर करना है। रूट यानी कि रूट लेना है, स्क्वायर रूट या जिसे हम कहते हैं अंडर रूट। तो पहले सबसे पहले आपके पास वैल्यूज होनी चाहिए, फिर उसके बाद स्क्वायर करेंगे, फिर मीन लेंगे और फिर रूट लेंगे, तो आपके पास करंट की और वोल्टेज की वैल्यू आ जाएगी। तो ये इसकी डेफिनेशन मैंने हाईलाइट की है, ये जो कुछ वर्डिंग मैंने हाईलाइट की है ये इंपॉर्टेंट इसके पॉइंट्स हैं, यानी कि ये समझ लो कि ये वो चीज है जिसके जरिए से हम इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू इज अ स्क्वायर रूट ऑफ एवरेज वैल्यू ऑफ वी स्क्वायर और आई स्क्वायर ड्यूरिंग वन साइकिल। एक साइकिल के अंदर अगर हम वी और आई की एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करें उसको हम नाम देते हैं रूट मीन स्क्वायर वैल्यू या आरएमएस वैल्यू। सेम इसी तरह का कंसेप्ट हमने चैप्टर नंबर 11 में जब हमने प्रेशर ऑफ गैस पढ़ा था उसके अंदर भी ये बात पड़ी थी कि हमने देखा था कि जब गैस के मालिक्यूल जो है कंटेनर के अंदर हम फिल करते हैं तो वो कुछ मालिक्यूल एक्स एक्सिस की तरफ चले जाते हैं, कुछ वाई की तरफ चले जाएंगे और कुछ जेड की तरफ चले जाते हैं। और अगर उनकी हम 3 डायमेंशनल स्पेस के अंदर एवरेज वैल्यू स्पीड की कैलकुलेट करें तो उनका आंसर 0 आ रहा था, ठीक है। तो उनका आंसर 0, क्योंकि स्पीड तो उनकी वहां पे एग्जिस्ट कर रही है, तो 0 फिजिकली तो हमारे पास पॉसिबल नहीं है, लेकिन मैथमेटिकली ये 0 पॉसिबल हो रहा था। तो इसलिए हमने इस चीज से बचने के लिए इसका स्क्वायर कंसीडर कर लिया, ताकि जो डायरेक्शन नेगेटिव है उसको भी वो उस डायरेक्शन में कंसीडर की जाए, पॉजिटिव डायरेक्शन में। तो इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन है, उसको हम डायग्राम के जरिए से मजीद एक्सप्लेन करेंगे। व्हेन वी कनेक्ट एन ऑर्डिनरी डीसी एमीटर, जो बात मैंने आपको बताई है वो इसके अंदर अभी वो बताने लगा है। When we connect an ordinary DC ammeter to measure an alternating current, अगर हम किसी भी एमीटर को जो कि हम डायरेक्ट करंट के साथ यूज करते हैं, बैटरी के साथ इस्तेमाल करते हैं, उसको अल्टरनेटिंग करंट के साथ जोड़ दें तो क्या होगा, इट्स पॉइंटर विल रिकॉर्ड नो डेफिनेट डिफ्लेक्शन। तो उसकी जो डिफ्लेक्शन वाली नीडल है वो एक जगह पर नहीं रुकेगी, डिफ्लेक्ट करती रहेगी, हिलती रहेगी। यह हो सकता है कि 0 पे भी आगे स्टॉप कर जाए, बट इट विल कीप ऑसिलेटिंग अबाउट द मीन पोजीशन। तो जो 0 पे वहां पहले रुकी हुई थी वो ऐसे ऐसे ऑसिलेट करना शुरू कर देगी उसके अंदर ना, एट फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी। तो अगर हम उसे अल्टरनेटिव करंट के साथ जोड़ेंगे, जितनी फ्रीक्वेंसी के साथ वो उसके अंदर सर्किट के अंदर करंट फ्लो कर रहा होगा,
साइकिल्स मूव कर रहे होंगे उतने फ्रीक्वेंसी के साथ उसकी जो क्या नाम है नीडल है वो मूव करना शुरू हो जाएगी। दी शोज दैट एवरेज वैल्यू ऑफ एसी ओवर अ साइकिल इज जीरो। तो ये बात क्या चीज इंडिकेट कर रही है कि टोटल वैल्यू जो होगी करंट की उस टाइम सर्किट के अंदर जीरो होगी। ठीक है जी, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव को जब जमा करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। अच्छा जी, तो द ग्राफ ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज और करंट शो दैट देयर कंप्लीट साइकिल कंसिस्ट ऑफ टू हाफ साइकिल। ये हमने प्रीवियस लेक्चर में भी ये बात की थी कि किसी भी अल्टरनेटिंग वोल्टेज या अल्टरनेटिंग सोर्स या अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज के दो साइकिल होते हैं, पॉजिटिव साइकिल और एक नेगेटिव साइकिल। वन इज कॉल्ड पॉजिटिव एंड वन अदर इज कॉल्ड नेगेटिव साइकिल। अगर हम पॉजिटिव और नेगेटिव को ऐड अप करते हैं तो इसका टोटल आंसर जीरो निकल आता है। लेकिन अब हमारे पास मसला ये आ रहा है कि हमने फिजिकली तो देख लिया है कि सर्किट के अंदर करंट भी फ्लो कर रहा है, वोल्टेज भी है, पावर भी डिलीवर हो रही है, लेकिन मैथमेटिकली ये चीज जीरो हो रही है। तो इस चीज से बचने के लिए हमने एक नई टर्म यूज की है जिसे नाम दिया है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, या इसे एवरेज वैल्यू भी कहा जाता है इन केस ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। द डिफरेंट वैल्यूज ऑफ ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल आर सेम एज अ कॉरस्पॉन्डिंग डिफरेंट वैल्यू इन द नेगेटिव। तो अगर हम पॉजिटिव वैल्यू कंसीडर करेंगे उतनी ही नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है जी, हाफ साइकिल पॉजिटिव के लिए और हाफ साइकिल ही नेगेटिव के लिए। दी शो दैट द एवरेज वैल्यू ऑफ करंट एंड वोल्टेज ओवर अ साइकिल इज जीरो। तो यही बात पहले भी की है हमने, ये दोबारा भी बताई जा रही है कि टोटल वैल्यू जो होगी जिसको हम एवरेज वैल्यू का नाम दे रहे हैं वो जीरो हो जाएगी उस केस में। बट द पावर डिलीवर फॉर अ साइकिल इज जीरो इज नॉट जीरो। यही बात कि सर्किट के अंदर पावर जीरो नहीं हो रही, बिकॉज पावर इज इक्वल टू पी इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। पावर का फार्मूला हमने चैप्टर नंबर 3 के अंदर पढ़ा है। दो फार्मूला थे, पी इज इक्वल टू वी स्क्वायर ओवर आर और पी इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। ठीक है जी, तो अगर आप करंट की वैल्यू यहां पर नेगेटिव पुट करते हैं तो नेगेटिव का स्क्वायर क्या कर देता है, प्लस कर देता है। तो यहाँ पे नेगेटिव का स्क्वायर होगा तो नेगेटिव वैल्यू का आंसर भी पॉजिटिव आएगा। अगर पॉजिटिव वैल्यू पुट करते हैं तो तब भी आंसर पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब है कि सर्किट के अंदर पावर जीरो नहीं हो रही। पावर जीरो तब होगी जब नेगेटिव पुट करेंगे और पॉजिटिव पुट करेंगे, दोनों को जमा करेंगे और आंसर जीरो आ जाएगा। Therefore, the average of the square of current or voltage will not be zero। तो ये फार्मूला हमें क्या बात बता रहा है कि पावर सर्किट के अंदर जीरो नहीं हुई। एक्चुअली इट इज मेजर्ड बाय इट्स आरएमएस वैल्यू। तो ये हमने कैसे मेजर किया है, इसकी आरएमएस वैल्यू के जरिए। तो यही हमने रूट मीन स्क्वायर को वैल्यू को लिखने के लिए साथ हम ये इंडिकेट कर देते होते हैं एरो के साथ, यानी कि ये ब्रैकेट जो हम यूज करते हैं। तो आई का फार्मूला हमने पहले भी पढ़ा हुआ, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, और अगर वी लिखेंगे तो वी इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी आ जाएगा। दोनों तरफ स्क्वायर किया, आई स्क्वायर इज इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर साइन ओमेगा टी, ये ब्रैकेट क्लोज कर दी। यहाँ पे देखें ये जीरो के बराबर हो सकता है और इधर ये कभी भी जीरो के बराबर नहीं हो सकता अगर आप यहाँ पर एंगल को कंसीडर ना करें। तो यानी कि एंगल उसका मैक्सिमम वैल्यू दे तो ये कभी भी वैल्यू जीरो नहीं हो सकती। Let us compute the average value of v square over a cycle. The value of v square varies as a value of v varies। अच्छा, जैसे जैसे v की वैल्यू वेरी करेगी वैसे वैसे v स्क्वायर की वैल्यू भी वेरी करेगी। अब यहाँ से थोड़ा सा ग्राफ को समझ लेते हैं। ये देखें, ये जो पहला ग्राफ है ना छोटे वाला, ये ग्राफ इंडिकेट कर रहा है v को, और ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू आएगी, इसको हमने नाम दिया v नॉट का इधर। ठीक है जी। अच्छा, तो अब अगर हम इसी वैल्यू का स्क्वायर करें तो आपके पास ये वाला ग्राफ बनेगा, ये वाला बड़ा वाला, और इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो भी नॉट स्क्वायर हो जाएगी। ठीक है, अब यहां पर आपको ये जो चीज है ये इतना हिस्सा नजर आ रहा है, ये देखें ये मैच नहीं कर रहा आपस में, इधर भी देखें ये मैच नहीं कर रहा। ये चीज क्या इंडिकेट कर रही है कि इनिशियली जो वैल्यू होती है वो पॉइंट्स में होती है, करंट की या वोल्टेज की जो वैल्यू होती है वो पॉइंट्स में होती है। अगर आप करंट या वोल्टेज की वैल्यू को पॉइंट में होगी, क्योंकि हमने स्क्वायर करना है, तो स्क्वायर करेंगे तो वैल्यू और डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है जी, तो वैल्यू डिक्रीज करने का मतलब है कि ये वैल्यू थोड़ी सी ग्राफ थोड़ा सा पीछे हट जाएगा। जैसे ही वो एग्जैक्ट फिगर पे आएगा, यानी कि 1 2 3 4 इस तरह के नंबर पे आएंगे तो ये मैच होना शुरू हो जाएंगे। उसके बाद ये इंक्रीज करते 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 मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंचेगा और इसी तरह डिक्रीज करते 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 इधर पहुंचेगा। फिर जब ये
एग्जैक्ट फिगर को छोड़ देगा, यानी कि 1 से नीचे आ जाएगी वैल्यू, तो स्क्वायर करने के बाद वैल्यू फिर और डिक्रीज करेगी। इसलिए इस जगह पर, इस जगह पर, इस जगह पर और इधर ये आपस में मैच नहीं करेंगे, क्योंकि इनिशियली जो आपके पास वैल्यूज होंगी उनमें छोटी वैल्यू होंगी, और छोटी वैल्यू को जब स्क्वायर करेंगे तो आंसर और छोटा हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर ये एक दूसरे को मैच नहीं करेंगे, और जैसे ये अपनी एक एग्जैक्ट फिगर तक पहुंचेंगे, आरएमएस वैल्यू पर पहुंचेंगे, उसके बाद ये इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। ठीक है जी। अब अगर हम इसका हाफ करें तो ये साइकिल इतना बनता है इधर तक, और अगर आप इसकी आरएमएस वैल्यू निकालें, आरएमएस वैल्यू किसकी निकालनी है, जो हमारे पास गिवन वोल्टेज होगा, यानी कि ये वाली जो लूप जा रही है, ये वाली जो साइकिल जा रहा है, इसकी आरएमएस, इसकी एवरेज वैल्यू यहाँ पे बन रही है, ये लाइन पे। ठीक है जी। तो ये इसकी एवरेज वैल्यू बनेगी, जिसको हमने वी आरएमएस का नाम दिया। नेक्स्ट मैं अभी आपको दिखाता हूँ, उसके अंदर भी इसको वाज़ा करके दिखाया गया है। तो इस टाइम पे इस जगह पर आपने टी को प्लॉट करना है, इस जगह पर आपने वी या आई में से किसी एक क्वांटिटी को कंसिडर कर लेना। द मिनिमम वैल्यू ऑफ इज 0, द मैक्सिमम वैल्यू इज 0 प्लस वी नॉट स्क्वायर ओवर 2। अब आपने एवरेज वैल्यू निकालने का तरीकाकार पहले पढ़ा हुआ है। क्या करते होते हैं, कोई सी दो वैल्यूज कंसिडर कर लेते हैं, उसमें पहली वैल्यू को जमा करना है, फिर दूसरी वैल्यू को जमा करना है, फिर 2 पे डिवाइड कर देना। अब मैंने आपको ये बात बताई थी, सबसे पहले वैल्यू कंसिडर करनी है, फिर उसका स्क्वायर लेना है, फिर मीन लेना है, और फिर रूट करना है। अब इसी चीज को हम आगे प्रोसीड करते हैं। देखें जरा, अब हम यहां से शुरू कर देते हैं। ये आप इस जगह पर आपकी जो वोल्टेज की वैल्यू है वो 0 होगी, इस जगह पर वोल्टेज की वैल्यू मैक्सिमम होगी। ठीक है जी। तो इस जगह पर जो हमारे पास 0 वैल्यू है, तो 0 पहली वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 0। ठीक है जी। 0 का स्क्वायर करेंगे 0 आ गई, फर्स्ट वैल्यू आ गई। सेकंड वैल्यू आपके पास v आ गई थी इस जगह पर, तो यहाँ पे v का स्क्वायर करेंगे, सॉरी v नॉट आ गई थी, तो v नॉट का स्क्वायर करेंगे तो v नॉट स्क्वायर यहाँ पे वैसे, यानी कि ये v1 आ गया और ये v2 आ गया। एवरेज लेने के लिए 2 पे डिवाइड करते हैं, तो 2 पे डिवाइड करवा दिया। ठीक हो कि बात, यानी कि हमने वैल्यू भी कंसिडर की, उसका स्क्वायर भी आ गया यहाँ पर, और उसका मीन भी ले लिया। तो ये अगर हम 0 के साथ इसको ऐड करें तो आंसर क्या देता है, v नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। So the root mean square value of v is obtained by taking the square root of। तो अगर हमने यहाँ पे रूट मीन स्क्वायर वैल्यू निकालें तो क्या करेंगे, दोनों तरफ अंडर रूट लेना पड़ेगा। ये जो वैल्यू आएगी इसको हम नाम लिखेंगे वी आर एम एस, तो वही हमने यहाँ पे लिख दिया वी आर एम एस। और यहाँ पे इसका भी स्क्वायर होना था तो हमने इसका भी स्क्वायर कर दिया था इधर। अब इसके स्क्वायर को खत्म करने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर रूट लिया, तो जिसकी वजह से ये ऊपर वाला स्क्वायर इसके साथ कट गया और नीचे वाला स्क्वायर अंडर रूट के साथ डिवाइड में आ गया। ठीक है जी। तो ये आपके पास वैल्यू बन गई वी आर एम एस इज इक्वल टू वी नॉट डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2 इज इक्वल टू, अगर अंडर रूट 2 का आंसर हम निकालें तो 0.7 वोल्टेज मैक्सिमम के साथ मल्टीप्लीकेशन। अब एक बात याद रखनी है कि वी आर एम एस की वैल्यू हमेशा पीक वैल्यू से कम होगी। क्यों? उसकी रीजन ये है कि ये मैक्सिमम वैल्यू को जब आप किसी छोटे नंबर से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो आंसर छोटा हो जाता है, यानी कि 2, 3, 4, 5 से नंबर से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आंसर इंक्रीज करेगा यहाँ पे रिजल्टेंट के तौर पर। लेकिन अब ये जो नंबर है ये 1 से लेस देन है, तो 1 से लेस देन नंबर जो है वो आंसर भी उसके मुताबिक कम हो जाता होता है। तो 0.7 यानी कि इसका 70% हिस्सा जो है वो मैक्सिमम वैल्यू का आपको रिजल्ट के तौर पर मिलेगा। ये जो आपको यहाँ पे ये लाइन शो कर रही है। ठीक है जी। इसी तरह अगर हमने करंट के लिए निकालना है तो यहाँ पे V की जगह पर I आ जाएगा, V नॉट की जगह पर I नॉट आ जाएगा, और सेम उसी तरीके से हमें यहाँ से इसकी वैल्यू निकालनी है। ये जो वैल्यू है और ये जो फार्मूला है ये बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल के लिए, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, MCQs के लिए, और क्या नाम, इससे हमने इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल और न्यूमेरिकल्स भी करने हैं। तो ये वैल्यूज और ये फार्मूले आपको भूलने नहीं चाहिए। शॉर्ट क्वेश्चन आपका एक्सरसाइज का पहला इसी से अटेम्प्ट होना है, इसलिए मैंने आपको पहले ही बता रहा हूँ। ठीक है बात। अच्छा जी, उसके बाद देखते हैं जी क्या इसका रिजल्ट निकाला है। मोस्ट ऑफ द अल्टरनेटिंग करंट एंड वोल्टेज मीटर आर कैलिब्रेटेड टू रीड आरएमएस वैल्यूज। मोस्ट जितने भी हमारे पास होते हैं इंस्ट्रूमेंट वो आरएमएस वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं, लेकिन किस केस में, डायरेक्ट करंट के केस में। व्हेन वी स्पीक ऑफ एसी मीटर, वहां पे हमने डीसी मीटर यूज किया है। शुरू में मैंने आपको ये बात बताई थी, इधर ये देखें,
डीसी मीटर, ठीक है जी। अब हम किसकी बात कर रहे हैं, एसी मीटर की। तो एसी मीटर के केस में क्या स्पीक करना है हमने, वी यूजुअली मीन आरएमएस वैल्यू। एवरेज वैल्यू अगर बोलेंगे तो इसका मतलब होगा कि हम डीसी की बात कर रहे हैं, अगर हम आरएमएस वैल्यू बोलेंगे तो इसका मतलब होगा कि हम अल्टरनेटिंग करंट की बात कर रहे हैं। फेज क्या चीज है जी, द एंगल थीटा विच स्पेसिफाई द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ द अल्टरनेटिंग वोल्टेज और करंट इज नोन एज इट्स फेज। ये बात आपको पहले भी बताई गई है जब हमने लास्ट वो जो क्या नाम है कुछ डेफिनेशन पढ़ी थी, पीक टू पीक वैल्यू क्या होती है, इन सब के बारे में जब हमने देखा था तो वहां पे हमने देखा था कि ये जो वैल्यू वेरी कर रही है वो एंगल के मुताबिक कर रही है। साइन थीटा जो था वो डिपेंड कर रहा था एंगल के ऊपर, ठीक है जी। यानी कि कुछ जगह पर वैल्यू मैक्सिमम आ रही थी, कुछ जगह पर वैल्यू मिनिमम आ रही थी। तो ये कैसे हमने लिखा था, हमने एंगल को देखते हुए, ये ग्राफ के जरिए से आपको पता चल रहा है इस जगह पर वैल्यू 0 आ रही है, इस जगह पर वैल्यू मैक्सिमम आ रही है, इस जगह पर फिर 0, फिर ये मैक्सिमम ऑपोजिट डायरेक्शन में और ये फिर 0 हो गई। ये 0 है, इसका मतलब है कि यहाँ पर एंगल भी 0 है। जब इसने वर्किंग स्टार्ट की है इस वक्त कॉइल सीधी बिल्कुल पैरेलल होगी इसके अंदर, और यहाँ पर एंगल 90 बन गया तो फिर आपके पास मैक्सिमम वैल्यू होगी, फिर एंगल 180 बन गया, फिर एंगल 270 बन गया और यहाँ पर एंगल बन गया 360। तो जब आप एंगल की वैल्यू यहाँ पे पुट करते जाएंगे उसके मुताबिक आपका आंसर आता जाएगा। तो इसका मतलब है कि इंस्टेंटेनियस वैल्यू को अगर हमने वेरी करना है तो हमें सबसे पहली जो चीज है वो एंगल के बारे में पता होनी चाहिए, ठीक है जी। और अगर हमारे पास दो या दो से ज्यादा क्वांटिटीज को हमने ग्राफ के अंदर शो करवाना है कि वो उसमें से किसकी वैल्यू ज्यादा है किसकी वैल्यू कम है, तो वो हमें उनका ग्राफ बनाना पड़ेगा। ग्राफ को बनाने के लिए हमें इसकी ये वाला जो फॉर्मूला है इसको देख के इसके एंगल को स्पेसिफाई करना पड़ेगा, तब जाके हम इसके ग्राफ को बना सकते हैं, ठीक है जी। तो इसको फेज डिफरेंस भी बोलेंगे। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इंशाल्लाह क्या नाम है फेज लीड क्या होता है, फेज लैग क्या होता है और इसको वेक्टर फॉर्म में कैसे ड्रा किया जा सकता है। दो या दो से ज्यादा क्वांटिटीज को, आपके पास दो करंट भी हो सकते हैं, दो वोल्टेज भी हो सकते हैं और करंट और वोल्टेज की वैल्यू भी हो सकती है अल्टरनेटिंग करंट के केस में, ठीक है जी। तो ये फार्मूला आपने याद रखना है, ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू का फार्मूला है और ये किस पे डिपेंड कर रहा है, ये एंगल पे डिपेंड कर रहा है। एंगल को चेंज करते जाएंगे इसकी वैल्यू भी चेंज होती जाएगी। इसको फिजिक्स के अंदर आगे हमने जो पढ़ना है उसको हम नाम देंगे फेज का। फेज से मुराद है एंगल, आपने ये सिंपली ये याद कर लेना है। अच्छा जी, अब जरा इस डायग्राम को समझने के लिए मैंने मजीद क्या नाम है थोड़ी सी एक्सप्लेन किया है। ये देखें, ये आपके पास एक सोर्स था अल्टरनेटिंग सोर्स, उसकी ये ग्राफ, ये जो लाइंस बन रही हैं जी, ये उसका पैटर्न बन रहा है। ये जो मैक्सिमम वैल्यू होगी इसे हम नाम देंगे पीक वैल्यू। यहाँ पर ये जो लाइन अगर हम इधर ड्रा करें तो ये क्या बन जाती है, पीक वैल्यू। ये जो लाइन है इसे आई नॉट या वी नॉट, अगर वी नॉट इधर आएगा तो वी आएगा तो वी नॉट आ जाएगा, और आई आएगा तो आई नॉट आ जाएगा। ये जो वैल्यू है इसे नाम देते हैं पीक वैल्यू का। और इसका तकरीबन इस जगह पर एक लाइन ड्रा की जाती है, ये इस जगह पर, ठीक है जी। इसका ये तकरीबन 70% ये पार्ट बन रहा है। तो ये जो पॉइंट बनेगा ये वाला इतना हिस्सा, इसको नाम देंगे हम आरएमएस वैल्यू का, आर एम और एस, ठीक है जी। तो ये आपके पास एक सोर्स है जिसकी आउटपुट वेव फॉर्म ये निकली है, और जब हमने उसका स्केयर किया तो स्केयर करने के बाद ये वैल्यू इधर चली गई। इसको अभी आपने नहीं देखना है, इसको समझाने के लिए मैंने नेक्स्ट ग्राफ में आपको समझा दिया है। यहाँ पे इसे मैच कर दिया गया है, लेकिन यहाँ पे मैच नहीं होना, ओरिजिनली ये मैच नहीं होते क्योंकि इनिशियली जब हम छोटी नंबर का स्केयर करते हैं तो ये वैल्यू थोड़ी सी ज्यादा कम हो जाती है बानिस्बत पहले निस्बत वैल्यू के, ठीक होगी बात। तो आपने सिर्फ इस चीज को देखना है कि यहाँ पर ये स्केयर करने के बाद ये वैल्यू डबल हो गई है इधर से। अब देखिए नेगेटिव नंबर का जब स्केयर किया, ये नेगेटिव साइकिल था ना, तो नेगेटिव नंबर का स्केयर करने के बाद आंसर क्या निकलता होता है, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव की तरफ ये साइकिल बन गया। अगर यहाँ पे हम स्केयर ना करते तो ये साइकिल ये भी नेगेटिव की तरफ आता। फिर इसी तरह से पॉजिटिव को जब स्केयर किया तो ये फिर पॉजिटिव की तरफ चला गया, फिर नेगेटिव का स्केयर किया तो फिर ये पॉजिटिव की तरफ चला गया। यानी कि ये सारी वैल्यूज जो आएंगी ये पॉजिटिव की तरफ आएंगी, और जिसकी वजह से पावर कभी भी सर्किट के अंदर जीरो नहीं होगी। ये आपके पास एक्स एक्सिस था, ये वाई एक्सिस, एक्स की तरफ हमने टाइम कंसीडर किया
और y की तरफ v या i कंसिडर करेंगे। ये जो वैल्यू है ये मैक्सिमम पीक वैल्यू है स्केयर्ड वैल्यू की, यानी कि आरएमएस वैल्यू की। बात समझ आ गई है जी। नेक्स्ट चलते हैं, ये देखें यही बात उसने इंडिकेट की है, ये पीक वैल्यू थी साइकिल की और ये जो इतना हिस्सा बन रहा है ये आरएमएस वैल्यू है, ये इसने रिप्रेजेंट की हुई है। और पीक टू पीक वैल्यू मैंने आपको पहले भी बताई, एक पीक से लेकर दूसरे पीक तक, तो ये पी वैल्यू बन जाएगी। और ये जो फार्मूला भी हमने ड्राइव किया है 0.7 वीपी, और जब इसको डबल करेंगे 0.7 तो 0.35 बन जाएगा, ठीक है, पीक टू पीक बन जाएगा। तो आपने सिर्फ ये वाला पहले वाला फार्मूला याद करना है, ये वाले अभी आपके सिलेबस के अंदर है नहीं और ना ही इसे जरूरत पड़ेगी, सिर्फ आपने इसको इतनी वैल्यू को याद कर लेना और यही फार्मूला आपका पेपर में यूज होना है, ठीक है। कि बात ये ग्राफ को अच्छे तरीके से आपने वीडियो को पॉज करके ये ग्राफ बना लेना है, ये वाला भी और इससे प्रीवियस जो ग्राफ बन रहा था वो भी, ठीक है जी। तो ये सारी की सारी जो हमने यहाँ पे बात की है ये ग्राफ से रिलेटेड है कि कैसे ये ग्राफ नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव कर देता है। और हमने अगर एवरेज वैल्यू के केस में आंसर निकालना है, यानी कि अल्टरनेटिंग सोर्स के केस में आंसर निकालना है, तो उसमें वैल्यू 0 होती है, तो 0 से बचने के लिए फिर हमने क्या किया, इसकी आरएमएस वैल्यू कंसिडर की। इंशाअल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम फेज डिफरेंस देखेंगे, फेज लैग क्या होता है, फेज लीड क्या होता है और इसको वेक्टर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है, इसके बारे में समझेंगे। और इंशाल्लाह उसके बाद फर्स्ट टॉपिक जो हमारा लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है उसको डिस्कस करेंगे। उतनी देर तक अपना ख्याल रखना है, बुक्स पढ़नी है, की बुक जो अगर आपके पास मौजूद है वो पढ़ लेनी है, अगर जिससे जहाँ से भी समझ आ जाए, कोई नोट्स हैं, टेक्स्ट बुक है, तो लेकिन ये टॉपिक तैयार कर लेना और साथ के साथ ही याद करते जाना है, ठीक है जी। उतनी देर तक अल्लाह हाफिज़ और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।